अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मुझे वही उम्मीदें हैं कि आप जहाँ भी हैं खुश हैं, अच्छे हैं और खुश रहें आप। अगर आप लोगों ने किसी भी वजह से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आई इनवाइट यू टू सब्सक्राइब। लाइक करें, शेयर करें और अगर आपको लगता है कि आप अपनी स्टोरीज़ भेजना चाहते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। अगर अब तक आपने नोटिफिकेशंस को ऑन नहीं किया तो नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि जब भी मैं स्टोरी अपलोड करूं आपको एक मैसेज मिल जाए। और नोटिफिकेशंस के अंदर आपको ऑल सेलेक्ट करना है। गैस, आज की जो स्टोरी है ये थोड़ी सी डिफरेंट स्टोरी है और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बहुत पुरानी स्टोरी है और बहुत ही हॉरिफिक स्टोरी है। ये स्टोरी हमें हमजा अहमद साहब ने भेजी है और ये बताते हैं कि जो वाक़या था ये इनके ग्रैंडफादर के साथ पेश आया था। इनके ग्रैंडफादर का नाम नियाज़ अहमद था। ये बताते हैं कि इनके जो ग्रैंडफादर थे ये उस दौर के आदमी थे जब निस्बतन लोग ज़्यादा बहादुर हुआ करते थे, ज़्यादा ब्रेव हुआ करते थे और इतनी आसानी से किसी भी बात से ना एक कन्विंस होते थे ना मान लिया करते थे। जैसे कि अक्सर ऐसा होता कि ग्रैंडफादर के जो दोस्त थे वो इनके साथ बैठे होते या इनके कज़न्स बैठे होते या इनके जो भी अजीज़ व अकारिब थे वो बैठे होते और जब एक दूसरे को लोग भूतों की कहानियाँ सुना रहे होते या जन्नात की कहानियाँ सुना रहे होते तो इनके जो ग्रैंडफादर थे वो हंसी में टाल देते, वो मजाक उड़ाते, वो कहते भाई ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब कहने की बातें हैं और अगर ऐसा कुछ होता है तो मेरे साथ क्यों नहीं होता। जितने भी लोग थे वो इनको समझाते कि तुम उस वक्त से पनाह मांगो कि जब तुम्हारा सामना इस तरह की मखलूक़ात से या इस तरह की चीज़ों से हो। किस्सा मुख्तसर, इन्होंने फिर मजाक उड़ाया, बात आई गई हो गई। 1970s का टाइम था और ये बताते हैं कि हम लोग मलीर में रहा करते थे। अब पुराना दौर था, इतनी ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं थी, लिमिटेड रिसोर्सेज थे, इक्का दुक्का गाड़ियाँ हुआ करती थी। ख़ास तौर पे उस दौर में घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी चला करती थी। ये बताते हैं कि उन्हीं दिनों हमारे दादा के एक दूर के कज़न थे, उनकी शादी तय पाई। उनकी जो शादी थी वो उस वक्त लियाकताबाद में थी, यानी लालू खेत एक जगह है, वहाँ पे वो शादी थी। और उस दौर में जो शादियाँ थीं वो दिन में हुआ करती थी। खैर, ये लोग टाइमली वहाँ पे चले गए थे। पूरी की पूरी जो भी शादी थी इन लोगों ने अटेंड की। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन ये लोग वहाँ पे रुके और जब बिला आखिर शादी ख़त्म हो गई, यानी कि जब वलीमा हो चुका, तो असर के टाइम या असर से थोड़ा सा आगे ये लोग वापसी के लिए निकले। अब जब ये लोग वापसी के लिए निकले तो जैसे ही ये लोग रोड पे आए, क्योंकि उस वक्त रोड भी जो है वो घरों से काफ़ी दूर हुआ करते थे, अब भी लालू खेत में बड़ी लंबी लंबी गलियां मौजूद हैं। खैर, जब ये रोड पे आए तो इनका यही ख्याल था कि कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल जाएगी, कोई कार्ट मिल जाएगी जिसके थ्रू ये मलीर तक चले जाएंगे। अब जितनी आबादी इस वक्त मौजूद है, अगर आप 1970s में जाएं तो आबादी इतनी नहीं थी, बहुत कम थी। और कहा जाता है कि लियाकताबाद के बाद आयशा मंजिल से भी पहले तक आबादी थी और आयशा मंजिल के बाद से जो भी एरिया था वो मुकम्मल तौर पे खाली था। वहाँ पे जंगल था, वीराना था, कहीं कहीं इक्का दुक्का घर बने हुए थे। और कुछ लोग तो ये भी कहा करते हैं कि अगर आप आयशा मंजिल पे मौजूद हो तो वहाँ से आपको समझ लें कि पूरा का पूरा नॉर्थ कराची का हिस्सा नज़र आता था, यानी कि इस कदर कम घर बने हुए थे और इस कदर वीराना था या इस कदर सुनसान था। बहरहाल, किस्से की तरफ आते हैं। काफ़ी देर तक ये लोग वहाँ पे खड़े रहे और बिला आखिर 2 से ढाई घंटे गुजरने के बाद इनको एक घोड़ा गाड़ी मिली और उस घोड़ा गाड़ी में यह तय हुआ कि ये जो घोड़ा गाड़ी वाला है ये इनको ड्रिग रोड जो स्टेशन है वहाँ तक ले जाएगा और वहाँ से फिर इनको जो जाना है 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर, वो रास्ता इन्होंने पैदल तय करना होगा। भूखे मरते क्या ना करते, इन्होंने उससे हामी भरी और उसको कन्विंस करने की कोशिश की कि भाई हमें हमारे घर तक छोड़ दो। लेकिन शायद उसको भी जल्दी थी और उसके पास टाइम का भी मसला था। फिर वो नहीं चाहता था कि ऐसे इलाके में जाए जो मुकम्मल तौर पर सुनसान है, वीरान है या इस तरह के एरिया है। बहरहाल, जब ये ड्रिग रोड स्टेशन पहुँचे तो वहाँ पहुँचते पहुँचते रात के तकरीबन 10:30-11 बजे का टाइम था। 10:30-11 बजे का मतलब है कि आधी रात हो चुकी थी। लोग आमतौर पे 8-9 बजे तक सो जाया करते थे। बहरहाल, ये वहाँ से ड्रिग रोड स्टेशन से उतरे और उतर के 3-4 जो भी लोग थे इन लोगों ने पैदल चलना शुरू किया।
और बिलाखिर जब ये मलीर के एरिया में दाखिल हुए तो अब इस तरह से रास्ता था कि इनको एक ग्राउंड से गुजरना था। वो जो ग्राउंड था उसके चारों तरफ दरख्त मौजूद थे, बीच में जो हिस्सा था वहाँ पे कब्रिस्तान था, और उस कब्रिस्तान से आगे गुजर के जो एरिया आता था या जो रास्ता निकल रहा था वो इनके घर की तरफ या इनकी गली की तरफ जा रहा था। अब इनके जो ग्रैंडफादर थे, क्योंकि वो बड़ी उम्र के थे, तो वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे चल रहे थे, और इनके जो फादर थे वो, इनकी एक बहन और एक और साहब थे, वो आगे आगे चल रहे थे और वो निस्बतन तेज़ चल रहे थे। बहरहाल जो डिस्टेंस था वो तकरीबन आधा किलोमीटर का था, और ये उनको देख पा रहे थे, वो इन्हें देख पा रहे थे। इसी तरह जब ये लोग कब्रिस्तान क्रॉस करके आगे की तरफ चले गए, यानी उस गली की तरफ चले गए जहाँ से रास्ता इनके घर की तरफ जाता था, तो इनके जो ग्रैंडफादर थे वो उस वक्त कब्रिस्तान वाला जो हिस्सा था उसको क्रॉस कर रहे थे। ये बताते हैं कि ग्रैंडफादर की एकदम से चीखने की या चिल्लाने की आवाज़ें आना शुरू हुई, और जैसे ही उनके चीखने की या चिल्लाने की आवाज़ें आना शुरू हुई तो अल्टीमेटली हम पलटे, और जब हम पलटे तो वो हमें चीख चीख के कह रहे थे कि भागो। अब जब हमने उनके मुंह से ये सुना तो हम तो चाहते थे कि उनकी तरफ भागें, लेकिन वो कह रहे थे कि आगे की तरफ भागो या घर की तरफ भागो। यकीनन कोई ख़तरा था, कोई चोर डकैत थे या कोई इस तरह के लोग थे जो उनके पीछे लग चुके थे, जिसकी वजह से वो चाहते थे कि हम लोग सेफली इस एरिया से निकल जाएं या सेफली घर पहुंच जाएं, बजाय इसके कि हम अपनी जान भी रिस्क में डालें, दादा की जान भी रिस्क में डालें। यही बेहतर ऑप्शन था। तो दादा इसीलिए हमें ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें दे रहे थे कि भागो। और जब हमने उनको भागते हुए देखा और उनकी आवाज़ सुनी तो हमने वाकई में अपने घर की तरफ भागना शुरू कर दिया, जो कि अब सिर्फ कुछ मिनट के फासले पे था, और दादा जो थे वो पीछे से भागते हुए आ रहे थे। खैर हम लोग पहले घर पहुंचे और हमसे तकरीबन 4 या 5 मिनट के बाद हमारे दादा घर पहुंचे, और जैसे ही वो घर पहुंचे तो वो आग के नीचे गिर गए, तकरीबन बेहोश हो गए। खैर हम लोगों ने गेट बंद कर दिया, उन पे हवा चलने लगे, उन पे पानी डाला। 1 से 1.5 घंटे बाद जब वो नॉर्मल हुए तो उन्होंने फिर पूरा का पूरा वाकया बताया। दादा ने बताया कि मैं कब्रिस्तान के सामने से गुजर ही रहा था कि एकदम से किसी ने मुझे आवाज़ दी, जैसे कि आमतौर पे इस तरह किया करते हैं, तो वैसे ही किसी ने उनको आवाज़ दी। जब उन्होंने ये आवाज़ सुनी तो दादा ने पलट के देखा, और जब दादा ने पलट के देखा तो दादा ने देखा कि एक औरत है जो बाकायदा एक कब्र के ऊपर बैठी हुई है। वो जो औरत है उसने सफ़ेद लिबास पहना हुआ है, रात का टाइम था, बज़ाहिर सफ़ेद लिबास लग रहा था, हो सकता है कि उसने कफन पहना हुआ हो। बहरहाल जब दादा ने उसको देखा तो वो जो औरत थी वो इनको मुसलसल इशारा कर रही थी या आवाज़ें दे रही थी कि मेरी तरफ आओ। अब क्योंकि ये पुराने दौर के लोग थे तो ये डरे नहीं, ना घबराए, और ये उस औरत को देखने लगे, क्योंकि ये समझ रहे थे कि हो सकता है ये औरत किसी मुश्किल में हो, किसी परेशानी में हो, जिसकी वजह से हेल्प मांग रही हो। वरना आम तौर पे औरतें कब्रिस्तान में नहीं हुआ करती या नहीं जाया करती, ख़ास तौर पे इतनी रात में तो कभी नहीं जाती। खैर दादा चाहते तो नहीं थे कि वो वहाँ पे जाएं, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि वो उस तरफ चलने लगे। उन्होंने सोचा कि जाके पूछ लेता हूँ, हो सकता है कि ये जो औरत हो वो किसी परेशानी में हो। इनके दादा बताते हैं कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे वो जो औरत थी उसका चेहरा वाज़ेह होता चला जा रहा था। उसकी नाक में बाकायदा रुई लगी हुई थी, जैसे कि आमतौर पे तदफीन के टाइम पे औरतों और मर्दों को लगा दी जाती है। और जब मैंने उसकी नाक में रुई लगी हुई देखी तो मुझे यकीन हो चला कि मामला गड़बड़ है, ये कोई नॉर्मल औरत नहीं है। अब मैं वापस पलटा, और वापस मैं इसीलिए पलटा कि यहाँ से निकल सकूँ, क्योंकि मैं मुतमईन था तुम लोग मुझसे बहुत आगे चल रहे हो, ये औरत ज़्यादा से ज़्यादा मुझे नुकसान पहुँचा देगी। अभी मैं मुड़ा ही था और उस रास्ते पे आना शुरू हुआ था जिस रास्ते पे तुम लोग चल रहे थे, कि मैंने देखा कि वही औरत जो अभी कब्र पे बैठी हुई थी या जिसकी नाक में रुई लगी हुई थी और शायद जिसने कफन पहना हुआ था, वो अब उस रास्ते पे आके खड़ी हो गई है जिस रास्ते से मुझे गुजरना था या जहाँ से गुजर के मुझे तुम्हारे पास आना था। जैसे ही मेरे दादा ने उस औरत को दोबारा से देखा तो मेरे दादा को जो भी आयत वगैरह आती थी वो उन्होंने पढ़ना शुरू की, और उन्होंने यही डिसाइड किया कि मैं इसको टोटल इग्नोर करूँगा, जो भी कुरानी आयतें वो पढ़ता हुआ इसके सामने से गुजर जाऊँगा और इंशाल्लाह मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। खैर मुसलसल ये आयत पढ़ने लगे। जैसे जैसे आयत वगैरह पढ़ रहे थे वैसे वैसे वो जो औरत थी वो हंसना शुरू कर रही थी, बल्कि ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी।
और जब एग्जैक्टली दादा इस औरत के सामने से गुजरे या इसके पास से गुजरे तो ये तिलावत कर रहे थे और वो हंस रही थी। हंसते हंसते वो जो औरत थी, उस औरत ने कहा कि नियाज़ अहमद, हमसे नहीं मिलोगे। जब उस औरत ने इस तरह से कहा तो मेरे जो दादा थे उन्होंने दोबारा से उस औरत के चेहरे को गौर से देखा और बहुत करीब से देखा। तो दादा को ऐसा लगने लगा जैसे उनकी अपनी अम्मी, यानी मेरे दादा की जो अम्मी थी, वो इनके सामने खड़ी हुई हैं। उनकी नाक में रुई लगी हुई है, उन्होंने कफन पहना हुआ है और वो इनको कह रही हैं कि मुझसे मिल लो, मुझसे मिल के जाओ। खैर, मेरे जो दादा थे वो बहुत स्ट्रांग थे और बहुत ज़्यादा अल्लाह का जिक्र करने वाले थे। तो उनको इस बात का तो यकीन था कि जो इस दुनिया से जा चुका है वो कभी भी वापस नहीं आ सकता। लिहाजा वो कन्फर्म थे कि ये मेरी अम्मी नहीं है। मेरी अम्मी के रूप में कोई शेप शिफ्टर है, कोई छलावा है या कोई इस तरह की मखलूक है जो मेरे सामने खड़ी हुई है। उसकी शक्ल हूबहू मेरी माँ की तरह है, लेकिन उसने कफन पहना हुआ है और उसकी जो नाक है, उन दोनों नाकों में रुई लगी हुई है। अब जैसे ही मेरे दादा उनके सामने से गुजरे और उनको क्रॉस किया तो वैसे ही मेरे दादा ने चीखना शुरू कर दिया और हमें पुकारना शुरू कर दिया। और जब वो मुसलसल चीखने लगे या चीखते रहे तो हम लोगों ने बिला आखिर पलट के उनको देखा और हम भी भागते हुए जैसे तैसे करके अपने घर पहुंचे। तो उसके बाद से इनके जो दादा थे उनको तकरीबन 7 या 8 दिन तक बुखार रहा। उनकी शदीद हालत ख़राब रही और इस दौरानिए में जो करीबी मस्जिद थी, उस मस्जिद के इमाम साहब से इन्होंने रब्ता किया, उनको सारा का सारा वाक़या बताया। और वो जो इमाम साहब थे उन्होंने कुछ वज़ाइफ वगैरह बताए, एक तावीज़ दिया और दादा को कहा कि आपको ये हमेशा पहन के रखना है। हो सकता है कि वो जो मखलूक थी या वो जो छलावा था या शेप शिफ्टर था वो दोबारा आपको नज़र आए। ये बताते हैं कि इस वाक़े के बाद से दादा को एक तो यकीन आ चला था और उसके बाद से ऐसा होने लगा था कि दादा जहाँ भी जाते थे या कहीं भी मौजूद होते थे और अगर इनके सराउंडेड में कोई इस तरह की मखलूक मौजूद है, कोई एंटिटी मौजूद है, तो इनको फील हो जाता था। जैसे कि ये बताते हैं कि एक वाक़या इस तरह से हुआ कि टाइम गुजरता रहा और तकरीबन 91 या 92 की बात थी। हमारी जो बड़ी वाली फुप्पो हैं उनको अपना घर चेंज करना था या ख़रीदना था और उनकी आदत थी कि जब भी कोई काम किया करती थी तो ये जो हमारे ग्रैंडफादर हैं, हमारे जो दादा हैं, वो इनसे मशवरा किया करती थी। तो वैसे ही इनके शौहर ने एक घर देखा और इनको कहा कि अपने फादर को दिखा दो, इनसे मशवरा कर लो, अगर इनको सही लगता है तो हम इसको ख़रीद लेंगे या इसकी बात करेंगे। तो इसी तरह फिर ये अपने जो फादर थे यानी हमारे ग्रैंडफादर थे उनको लेके उस मकान की तरफ गई। ये जो मकान था ये मशहूर ज़माना इलाका नाज़माबाद में था और गोल मार्केट के बिल्कुल करीब वाक़या था। खैर, जब ये उस मकान के करीब पहुँचे या उसके सामने पहुँचे तो जो मेरे दादा थे एकदम से उनको फ़ील होना शुरू हुआ कि ये जो मकान है इसमें कोई नेगेटिव एनर्जी है या कुछ ना कुछ गलत है। ये जो घर था ये ग्राउंड +2 था और इस पूरे घर को जाके देखना था, जायज़ा लेना था। खैर, जैसे ही ये लोग अंदर एंटर हुए वैसे ही मेरे जो ग्रैंडफादर थे उनको ऐसा लगा कि 2 छोटे छोटे कद के बच्चे हैं जो सीढ़ियों से भागते हुए ऊपर की तरफ गए हैं। अब पहले तो इन्होंने इग्नोर किया कि हो सकता है कि ये जिसका मकान है या जो बेच रहा है उसकी अपने फैमिली के कोई बच्चे हों या उनके जानने वाले हों। खैर, आहिस्ता आहिस्ता करके इन्होंने नीचे का हिस्सा देखा और पूरा नीचे का हिस्सा देखने के बाद ये लोग ऊपर की तरफ बढ़े। अब जैसे ही ये फर्स्ट फ्लोर की तरफ गए या सीढ़ियों से ऊपर की तरफ गए तो अगेन मेरे जो ग्रैंडफादर थे उनको वही 2 बच्चे सीढ़ियों के पास नजर आए और वो सीढ़ियों से मज़ीद ऊपर भागते हुए छत की तरफ चले गए। अब जो कुछ मेरे ग्रैंडफादर देख रहे थे वो मेरी फुप्पो को या उनकी फैमिली को किसी को भी नज़र नहीं आ रहा था। खैर, जब मेरे ग्रैंडफादर ने उन दोनों बच्चों को दोबारा से देखा तो मेरे ग्रैंडफादर कहने लगे कि तुमने इन 2 बच्चों को देखा है जो अभी भागते हुए ऊपर गए। मेरी फुप्पो कहने लगी, नहीं, मैंने तो नहीं देखा। ये सुनने के बाद जो मेरे ग्रैंडफादर थे वो खामोश हो गए। खैर, इसके बाद इन्होंने पूरा फर्स्ट फ्लोर देखना शुरू किया और बारी बारी ये लोग हर एक कमरे में गए, हर एक कमरे को देखा और फाइनली जो सबसे आखिर की जगह थी यानी जहाँ पे स्टोर रूम मौजूद था, उस स्टोर रूम के पास गए। जैसे ही ये उस स्टोर रूम के पास गए तो जो मेरे दादा थे उनको एकदम से लगने लगा कि शायद कोई नेगेटिव एनर्जी है जो इस स्टोर रूम के अंदर मौजूद है।
खैर, स्टोर रूम में घुसने से पहले मेरे दादा ने इन सबको कहा कि जैसे ही स्टोर रूम खोलो या अंदर से देखो तो आयतल कुर्सी पढ़ के अंदर एंटर होना। इन लोगों ने जैसे ही स्टोर रूम खोला तो इन्होंने आयतल कुर्सी पढ़ के खोला तो वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था, सब नॉर्मल लग रहा था। लेकिन दादा ये बताते हैं कि जब इन लोगों ने स्टोर रूम खोला और ये लोग अंदर एंटर हुए, यानी कि उसको देखने लगे, तो दादा ने देखा कि ये जो स्टोर रूम है उसकी जो छत है, यानी जो छत पड़ी हुई है, उस छत के ऊपर के हिस्से में कोई औरत है या कोई लड़की है जो बैठी हुई है और वो इनको देख के मुस्कुरा रही है। अब जब ये लोग पूरा घर देख चुके, स्टोर रूम से भी फ्री हो गए, तो उसके बाद इन्होंने छत पे जाना था, छत का मुआयना करना था। तो ये लोग अल्टीमेटली सीढ़ियों से होते हुए छत की तरफ जाना शुरू हुए। ये बताते हैं कि हमारे ग्रैंडफादर आगे आगे चल रहे थे और पीछे पीछे बाकी लोग चल रहे थे। खैर, जैसे ही हमारे दादा छत पे पहुंचे तो वहाँ पे एक पुराना सा कमरा बना हुआ था और वो मुकम्मल तौर पे लॉक था। खैर, जब ये वहाँ पे पहुंचे और जाके उस रूम को खोला तो दादा के मुताबिक उस रूम के अंदर वही 2 बच्चे जो इनको 2 दफ़ा नज़र आए थे वो, और वही औरत जो इनको स्टोर रूम की छत पे नज़र आई थी, तीनों अंदर बैठे हुए और इनको देख के मुस्कुरा रहे हैं। हालांकि इनके पीछे पीछे जो पुप्पो की फैमिली आ रही थी, उन लोगों ने भी इस कमरे को जाके देखा। उनके मुताबिक यहाँ पे कोई मौजूद नहीं था, सब नॉर्मल था और ना उनको औरत नज़र आ रही थी, ना कोई बच्चे नज़र आ रहे थे। खैर, मकान देखने के बाद जो मेरे दादा थे या ग्रैंडफादर थे, उन्होंने पुप्पो को या उनके शौहर को मशवरा दिया कि ये जगह ना लें और अगर लेनी भी है तो पहले यहाँ पे कुरान खानी करवाएं, कोई तोड़ करवाएं, उसके बाद यहाँ पे जगह लें। ये बताते हैं कि मेरी फुप्पो तो काफ़ी हद तक कन्विंस थी, लेकिन जो फुप्पो के शौहर थे वो कहने लगे कि तुम्हारे अब्बा इसी तरह की बातें करते रहते हैं, एक तो हम प्रॉपर्टी ले रहे हैं जो हमें मुनासिब कीमत में मिल रही है, उसके बावजूद भी तुम्हारे अब्बा चाहते हैं कि हम इसको ना लें। खैर, फुप्पो ने अपने शौहर को समझाने की कोशिश की और उन्होंने यही कहा कि पुराने आदमी हैं, इस तरह की बातें करते हैं, इग्नोर करो। बिला आखिर इनकी फुप्पो ने वो घर ले लिया। अब जब इनकी फुप्पो ने वो घर लिया तो उन्होंने सिंपल एक कुरान खानी करवाई, जैसे कि कोई काट वगैरह नहीं करवाई, कोई तोड़ नहीं करवाया या इसको आसेब से पाक नहीं किया, और वहाँ जाके रहना शुरू किया। जैसे जैसे फुप्पो लोग वहाँ पे रहना शुरू हुए, ख़ासतौर पे जो हमारे फुप्पा थे, उनको 1 महीने के अंदर अंदर ही अंदाज़ा होना शुरू हो गया कि जो जगह इन्होंने ख़रीदी है या जहाँ पे ये आ चुके हैं वो कोई नॉर्मल जगह नहीं है, बल्कि वाकई में यहाँ पे असरात मौजूद हैं और बहुत ही गंदे असरात मौजूद हैं। आहिस्ता आहिस्ता करके पहले वो बच्चे इन लोगों को नज़र आना शुरू हुए और कुछ अरसे बाद वो जो औरत थी वो हर जगह नज़र आना शुरू हो गई। कभी वो वॉशरूम में नज़र आती, कभी वो छत पे खड़ी भी होती, कभी ऐसा लगता कि जो स्टोर रूम है वहाँ पे कोई मूवमेंट हो रही है। ये लोग अंदर जाते, देखते तो वहाँ पे कोई मौजूद नहीं होता। बिलाखिर आहिस्ता आहिस्ता करके ये जो पानी था ये सर से ऊंचा होता चला गया, इनकी फाइनेंशियल पोजीशन भी कमज़ोर होती चली गई और बहुत ज़्यादा मसले होना शुरू हो गए, घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। गर्ज के हर आने वाले दिन के साथ इनकी मुश्किलात में इजाफा होने लगा। अब जब पानी बिल्कुल सर से ऊंचा हो गया तो जो फुप्पा थे उन्होंने करीबी मस्जिद से इमाम साहब से रब्ता किया और ये जो पूरा का पूरा घर था ये चेक करवाया। और जब वो जो इमाम साहब थे उन्होंने पूरा का पूरा घर चेक किया तो उनके मुताबिक ऐसा ही था कि यहाँ पे बहुत बुरे और गंदे असरात मौजूद हैं और हम कोशिश करेंगे कि इनको ख़त्म कर सकें, अदरवाइज़ आपको ये जगह, ये घर छोड़ना पड़ेगा। इस दौरानिए में जो भी उन्होंने वज़ाइफ वगैरह बताए थे, ये वज़ाइफ इन लोगों ने पढ़ना शुरू किए, जो भी अमाल बताए थे वो अमाल करना शुरू किए, और साथ साथ जो मोहल्ले वाले थे उन लोगों ने भी बहुत सारे वाक़यात सुनाए कि आपके आने से पहले यहाँ पे ऐसा होता था, वैसा होता था, इस तरह एक औरत, एक बच्चा या 2 बच्चे नज़र आया करते थे। काफ़ी अरसे वहाँ कोशिश करने के बाद बिला आखिर इनके फुप्पो को वो घर सील करना पड़ा और अल्टीमेटली वो घर सील हो गया। सील होने के बाद भी जो लोग वहाँ पे आए उनको भी इस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो गैस, कभी कभी आप इस तरह के फ़ैसले करते हैं जो ज़िद में करते हैं या सिर्फ बहस में करते हैं और उसका नुकसान सिर्फ आपको भुगतना होता है। उम्मीद करता हूँ ये जो स्टोरीज़ थी ये आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको पसंद आई हैं तो प्लीज़ लाइक करें, अगर अब तक लाइक नहीं किया शेयर करें और दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे, मेरी फैमिली को, सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, सलामती दे। अगली अपलोड तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।